लास्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट था वो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी से हुआ था। रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है पास्ट पेपर का, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम नया जो सा टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। अच्छा, एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लें कि आपके पास दो वायर्स हैं having same dimensions. Suppose this is wire 1 and this is wire 2. इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास सेम है। डायमेंशंस मीन कि आपके पास लेंथ, एरिया, ये दोनों क्या हैं, सेम। इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं और नेचर दोनों की डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। नेचर दोनों की क्या है, डिफरेंट है। सेम डायमेंशंस बट डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर मीन एक कॉपर किया तो एक फर्ज कर लिया, सिल्वर किया आपके पास। आप क्या करते हैं, इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी में अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आपने दोनों वायर्स को क्या कर दिया, आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया। अब जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। एरिया आपके पास सेम ही रहेगा, डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास A ही रहेगा। तो अब आपने बताना है कि इसकी जो इक्वलेंट रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी। रेजिस्टेंस नहीं निकालनी, रेजिस्टिविटी निकालनी। रो इक्वलेंट क्या हो, पास्ट पेपर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है आप लोगों ने, इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप लोग उससे फेमिलियर है, लेकिन क्योंकि अप्लाई नहीं किया हुआ कभी या इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन रेयर होता है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है, आपको मैंने इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाई थी। सीरीज़ के केस में आप सिंपल दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब रेजिस्टिव इक्वलेंट रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस की जो इक्वलेंट रेजिस्टिविटी होगी उसको हमने REQ से लिख दिया। ठीक है, और दोनों की जो नेट लेंथ है वो हमारे पास डेफिनेटली 2L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम। इधर आ जाए, रेजिस्टिविटी इसकी कितनी होगी, फर्ज कर ले ρ1 है, लेंथ इसकी कितनी थी, L थी, एरिया कितना था, A था, प्लस आपके पास इसकी रेजिस्टिविटी फर्ज कर लें ρ2 है, L/A हो गया हमारे पास। और फर्दर यहाँ पर ρ1 ρ2 एज इट इज़, L/A मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। और इसी तरह हमारे पास 2 रो इक्वलेंट L/A, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगी। तो ये पास पेपर का एमसीक्यूज था, मैंने सोचा आपके साथ पहले ये डिस्कस करूँ। चलो, नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम EMF कहते हैं, इसको हम P.D यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक सेंटर में एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं।
फर्स्ट कर लें, आपके पास एक सोर्स है, ये वो सोर्स है, बैटरी है, सेल है, जो भी, ठीक है। इस सोर्स के साथ मैंने क्या किया, एक लोड कनेक्ट कर दिया। लोड मीन्स रेजिस्टेंस, कनेक्ट कर दिया। और इन दोनों के क्रॉस एक पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास एक्चुअली वो एनर्जी है जो चार्ज को इस सोर्स ने सप्लाई की, इस सोर्स ने क्या की, सप्लाई की। चार्ज उस एनर्जी को यूज़ करता है और इस पूरे सर्किट के अंदर मूव करता है, इस पूरे सर्किट के अंदर मूव करता है, ठीक है। उस एनर्जी को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है और उस पूरे सर्किट के अंदर मूव करता है। तो ये जो एनर्जी चार्ज को इस सोर्स ने प्रोवाइड की है कि भाई तुम इस एनर्जी को यूज़ करो और इस पूरे सर्किट के अंदर मूव करो, इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी दैट कंज्यूम बाय द चार्ज टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, या एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये जो एनर्जी आपके पास डिसिपेट हो कर रहा है चार्ज, इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो है दोनों एनर्जीज ही दैट इज़ यूज्ड बाय द चार्ज। एक वो एनर्जी है जो सोर्स ने सप्लाई की और चार्ज ने इस्तेमाल की पूरे सर्किट के अंदर मूव करने के लिए, और एक वो एनर्जी है जो आपके पास इस लोड यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है, इस्तेमाल कर रहा है चार्ज इसको ओवरकम करने के लिए या इसमें से मूव करने के लिए। तो ईएमएफ को हम लोग आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन के साथ, और ये इक्वल होगा यू ओवर क्यू। ये भी एनर्जी है, ठीक है, और ये भी क्या है, हमारे पास एनर्जी है। लेकिन इसके लिए हम सिंबल डेल्टा भी इस्तेमाल करते हैं, यू ओवर क्यू। इसके यूनिट की बात करो तो इसका यूनिट भी हमारे पास वोल्ट है, जो कि डेफिनेटली जूल पर कूलम के इक्वल होता है। और इसके यूनिट की बात करो तो इसका यूनिट भी हमारे पास वोल्ट है, और ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास, जूल पर कूलम की इक्वल होगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास कोस, याद रखिएगा आपके पास ईएमएफ जो सा है वो कोस है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। मीन्स डेफिनेटली सोर्स होगा तो आपके पास चार्ज मूव करके यहाँ तक आएगा। अगर सोर्स ही नहीं है, सोर्स एनर्जी ही सप्लाई नहीं करता, ईएमएफ है ही नहीं, तो चार्ज ना यहाँ पर आएगा ना उसके पास डिसिपेट करने के लिए एनर्जी होगी। और ये जो है आपके पास इफेक्ट है इसका, ईएमएफ का इफेक्ट ऑफ ईएमएफ। फर्दर अगर आपके पास सर्किट ओपन है, अगर सर्किट आपके पास क्या है, इफ सर्किट इज ओपन, तो आपके पास ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी ईएमएफ। और अगर आपके पास सर्किट क्लोज है, ठीक है, अगर आपके पास सर्किट क्या है, क्लोज है, if circuit is closed, तो उस वक्त आपके पास ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर
रीडिंग जो सी है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होगी पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको टर्मिनल पोटेंशियल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारे पास सोर्स क्या है, ये आता कहाँ से है, EM। तो आपके पास जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ chemical energy into electrical energy। और अगर आप इसकी बात करें तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द फॉल्स इन पोटेंशियल अलोंग द रेजिस्टेंस इन सर्किट। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि दिस इज एक्चुअली द डिसिपेटेड एनर्जी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगी। तो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू falls in potential along resistance, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि EMF जो सा है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की रेजिस्टेंस पर नहीं डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फॉल होगा। तो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो ये आपके पास कंपैरिजन था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि आपके पास इसका जो जनरल फॉर्मूला रिलेशन जो है वो पहले तो ये होता है ना कि VT माइनस IR। ये विद इन द सोर्स जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है, स्मॉल r यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास MCQs आते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पहला MCQs क्या आता है कि आपके पास E जो सा है वो टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल कब होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है अगर आपके पास R 0 है। और ये याद रखिएगा आइडियल केस है, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस 0 नहीं होती। तो ये आइडियल केस में आपके पास जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वल है। सेकेंड कि आपके पास EMF जो सा है वो टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा कम होगा। ये नॉर्मल केस जब आपके पास R जो सा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और आपके पास प्रोसेस कौन सा आ रहा हो, एक तो सर्किट क्लोज सर्किट हो, उसके अलावा आपके पास डिस्चार्जिंग हो रही हो, बैटरी या सेल आपके पास डिस्चार्ज हो रहा है। थर्ड आपसे जो पूछा जाता है कि आपके पास EMF जो सा है, EMF जो सा है वो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल से कम कब होगा। तो ये भी आपके पास केस यही है कि रेजिस्टेंस नॉन ज़ीरो हो, सर्किट क्या हो, क्लोज सर्किट हो एंड प्रोसेस कौन सा आ रहा हो, चार्जिंग का हो रहा हो, प्रोसेस कौन सा हो रहा हो, चार्जिंग का हो रहा हो। तो उस वक्त आपके पास जो EMF है वो आपके पास
टर्मिनल पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जनरल इक्वेशन ये थी। इस केस में आपके पास एज इट इज, ये जो सा केस है इसमें आपके पास ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी और ये मैप जो सा है वो उससे ज़्यादा है। और इस केस के अंदर क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास माइनस आई आर आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास कम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी इस्तेमाल किया गया तो अगर आपके पास सोर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ये फर्ज कर लो E1 है, ये आपके पास E2 है, तो करंट पहले तो याद रखिएगा हमेशा स्ट्रॉन्गर सोर्स के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, जैसे कंडीशन लाइक तो फॉर एग्जांपल E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इस केस में जो आपके पास E नेट होगा वो आपके पास इक्वल होगा E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट करंट को करवाना चाह रहे हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो इस केस के अंदर आपके पास क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेट ईएमएफ होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा, वो दोनों के सम के इक्वल होगा हमारे पास। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाती है टॉपिक्स में हमारे पास। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इलेक्ट्रिकल पावर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो सिंपल आपके पास P किसके इक्वल होता है, P हमारे पास इक्वल होता है U ओवर T, एनर्जी कंज्यूम या डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, इसको आप डेल्टा V Q लिख सकते हैं। U ओवर T हमारे पास करंट होता है तो आपके पास ये डेल्टा V इंटू आई या फिर आप इसको IV भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। फर्दर अगर आप ओम्स लॉ को यूज़ करें, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आई स्क्वायर इंटू आर, अगर आप I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास ये V स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा। यहाँ पर रिलेशन इसका पावर का रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो आपके पास इन्वर्स डायरेक्ट है। और आई स्क्वायर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट में आपके पास करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इधर आपके पास पावर का रिलेशन जो सा है रेजिस्टेंस के साथ वो इन्वर्स है और V कांस्टेंट है, इट मीन्स ये एक एक्सप्रेशन जो सा हमारे पास पैरेलल सर्किट के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, और उसके अलावा जो ऊपर टॉपिक पढ़ा उसमें पावर मैक्सिमम आउटपुट पावर कब आएगी तो उसको उसका जो एक्सप्रेशन है हमारे पास आउटपुट पावर का वो क्या है, वो आपके पास है P आउट हमारे पास इक्वल होता है E स्क्वायर इंटू आर, आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। पावर आउट जो सी है P आउट जो सा है ये हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, अगर आपके पास जो कैपिटल R है वो स्मॉल r की इक्वल, ठीक है, या R आपके पास मिनिमम। तो दिस इम्प्लाइज डैट कि P आउट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू E स्क्वायर ओवर 4R। अच्छा, ये PTB के अंदर कैपिटल R के साथ लिखा हुआ होता है, करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो अगर MCAT का अगर आपको MCQ आता है तो आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है। एक दफ़ा पास पेपर के अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद थे, कैपिटल R के साथ भी और स्मॉल r के साथ भी। और P आउट आपके पास मिनिमम कब होगी, मिनिमम होगी जब आपके पास R क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है आपके पास। इसके अलावा आप
एमसीक्यूज हमारे पास है कुछ पावर से रिलेटेड, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। पावर का आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा, और पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था कि भाई पी कौन सा है वो हमारे पास इक्वल होता है V²/R। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को फॉलो करें, इस कंडीशन को फॉलो करें कि जैसे गिवन में फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2, देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन आपके पास, क्योंकि P1 आपके पास क्या है, P2 से ग्रेटर है, सो लिहाजा आपके पास जो R1 जो सा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है आपके पास, दिस शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, दिस शुड बी लेस देन R2। इन्वर्स रिलेशन है, P1 ज़्यादा तो R1 आपके पास कम होगा। अब अगर आप ब्राइटनेस देखना चाहते हैं तो ब्राइटनेस एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है बल्ब की। जो ब्राइटनेस है हमारे पास वो डिपेंड करती है पावर डिसिपेशन के ऊपर। जिसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो रही होगी उसमें ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होगी, ज़्यादा। और अगर आप इसको देखें सीरीज़ के केस के अंदर, जैसे उनको मेंशन भी किया हुआ, सीरीज़ के केस के अंदर अगर आप इसको देखते हैं तो सीरीज़ के केस में हमारे पास एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेशन था हमारे पास P इस पावर डिसिपेट जो हो रही है हमारे पास वो किसके इक्वल होगी, I² × R के इक्वल होगी। और जबकि पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस के अंदर हमारे पास जो पावर डिसिपेट है वो इक्वल होती है V² R की। तो P डिसिपेशन I² × R। अब क्योंकि हमारे पास जो R1 है वो लेस है किससे, R2 से, तो बल्ब 1 में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो भी लेस होगी किससे, पावर डिसिपेट इनटू। तो लिहाजा इन केस ऑफ सीरीज जो ब्राइटनेस है ऑफ बल्ब 1 यानी जिसकी पावर 1 थी वो कम होगी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 से। और अगर आप इसमें देखें तो पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस में रिलेशन इन्वर्स है, ठीक है। पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस में क्या है, रिलेशन इन्वर्स है। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी पैरेलल में उसकी पावर डिसिपेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो इस केस में जो पावर डिसिपेशन होगी फर्स्ट की वो ज़्यादा होगी पावर डिसिपेशन किससे, सेकंड से। लिहाजा जो फर्स्ट की ब्राइटनेस होगी वो सेकंड की ब्राइटनेस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ब्राइटनेस से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू आता है। उसके अलावा एक एमसीक्यू जैसे आपके पास रिलेटेड आता है एनर्जी कंज्यूम से रिलेटेड। तो एनर्जी कंज्यूम से रिलेटेड अगर आप एमसीक्यू देखें तो एनर्जी कंज्यूम का डिफरेंस सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। पावर आपके पास किसके इक्वल होती है, U/T के। तो यहाँ से जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो किसके इक्वल आ जाएगी, दिस शुड बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो U इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। और अगर आप इसको किलोवाट आवर में निकालना चाहते हैं एनर्जी को, एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा U इज़ इक्वल टू पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोस्ट निकालना चाहते हैं, जैसे मंथली कोस्ट निकालना चाहते हैं कि आपके पास कितनी कोस्ट आपके पास बनी है पूरे मंथ, आपने अगर एक बल्ब यूज़ किया है, तो मंथली कोस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो सिंपल से आपके पास, पहले तो आप एनर्जी कंज्यूम निकाल लें, ठीक है। उस एनर्जी कंज्यूम को आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ, कि आपने कितने डेज़ के लिए इस्तेमाल किया उसको, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं कोस्ट
पर किलोवाट के साथ, किलोवाट में होता है आपके पास कॉस्ट पर किलोवाट आवर के साथ। ठीक है, जैसे एनर्जी कंज्यूम का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, दिस इज एक्चुअली किलोवाट आवर के अंदर पावर इन वॉट टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेज, जितने भी डेज के लिए आपने उसको यूज़ किया, और कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो इससे आपके पास मंथली कॉस्ट आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड देखें तो एक MCQ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। MCQ कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर जो सी है हमारे पास वो 50 वोट है। ठीक है, और पर डे वो जो चलता है वो आपके पास उसने बताया होगा कि वो फॉर एग्जांपल 10 आवर्स चलते हैं। ठीक है, इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर। तो आपने क्या करना है, दिस इज एक्चुअली टाइम इन आवर्स पर डे। तो आपने क्या करना है, आपने एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर इन ए मंथ। मंथ में आपके पास कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, और उसके अलावा आपने अगर आपके पास उसने बताया था कि यूनिट प्राइस जो सी है, यूनिट प्राइस जो सी है वो 10 RS है, तो बताएं आपके पास मंथली कॉस्ट कितनी होगी इसकी, मंथली कॉस्ट कितनी। एनर्जी कंज्यूम मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर के अंदर पावर इन वॉट टाइम इज आवर डिवाइडेड बाय 1000, और मंथ की निकालनी है तो मंथ के अंदर आपके पास डेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1 डे की आ जाएगी और डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उतने डेज की या मंथ की आ जाएगी। तो पावर कितनी थी आपके पास 50 थी, टाइम कितना था 10 आवर्स था, 1000 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डेज कितने होते हैं 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो एक ज़ीरो इससे कैंसिल, एक इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, 5 1 तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, सिंपल आपके पास आंसर बन जाएगा आपके पास आंसर बन जाएगा 15 किलोवाट। ठीक है, 15 किलोवाट आपके पास इसका आंसर बन जाएगा एनर्जी कंज्यूम का इन ए मंथ। उसके अलावा मंथली कॉस्ट निकालनी थी आपने, मंथली कॉस्ट। तो आप इस एनर्जी कंज्यूम पर मंथ को, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पावर इन वॉट टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय डेज और यूनिट प्राइस या फिर कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो यूनिट प्राइस दी हुई है उसने, एनर्जी हमारे पास आ गई 15, ये डेज तक की आ गई, 30 डेज तक की आ गई, पर मंथ की आ गई, और यूनिट प्राइस हमारे पास दी थी 10 आवर्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 150 इसकी मंथली कॉस्ट बचेगी। तो इस तरह से अगर आपको मंथली कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके पास ये इसकी मंथली कॉस्ट बनेगी।